यहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला अक्सर सिर्फ 15 सेकंड का होता है। अगर 15 सेकंड के अंदर आप सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचे तो मुमकिन है कि कोई रॉकेट, गोली या बम आपकी जान ले लेगा। इस देश के नागरिकों पर रॉकेट या बम हमलों के रूप में हर वक्त मौत मंडराती है। इसीलिए जब भी कोई हमला होता है तो एक सायरन बजता है, जिसके बाद इनके पास बचने के लिए सिर्फ 15 सेकंड होते हैं। इन 15 सेकंड्स में इन्हें महफूज जगह पर पहुंचना होता है। इसके लिए इस देश में चप्पे चप्पे पर रॉकेट और बम प्रूफ बंकर बने हैं। घर में बंकर, दफ्तर में बंकर, बाजार में बंकर, यहां तक कि खेल के मैदान में भी बंकर। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोगों की जान चली जाती है। यहां के लोगों के लिए 15 सेकंड का मतलब है बचने के लिए छुपना, क्योंकि अगर आप छुपे नहीं तो बचेंगे कैसे, और अगर आप बचे नहीं तो आप लड़ेंगे कैसे। ये एक ऐसे देश का फलसफा है जहां लड़ना, खासकर उन लोगों से लड़ना जिनको वो आतंकवादी कहता है, उसकी रगों में है। आज हम आपको एक ऐसे देश ले चल रहे हैं जो हमेशा विवादों में घिरा रहा है। आतंकवाद के प्रति उसकी सोच, उसके कदम, इससे हम चाहे तो इत्तेफाक कर सकते हैं या ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की उसकी जो सोच है, इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने को। और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया। भारत से तकरीबन 9000 किलोमीटर दूर बसा इजराइल अपने जन्म से ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वहां की बहुसंख्यक यहूदी आबादी जिसे अपना देश मानती है, उसे अरब मूल के फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि मानते हैं। इजराइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे पिछले 6 दशक में कभी न कभी इजराइल की सीधी लड़ाई हो चुकी है। इजराइल के मुताबिक उसके सभी पड़ोसी देशों ने हमेशा उन लोगों का समर्थन किया है जिसे वो आतंकवादी मानता है, और वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है। इजराइल में हमें खुद को अपने दुश्मन से बचाकर रखना होता है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें गोली मार दे या जान से मार दे। हम पिछले 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए अब हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ये जेरूसलम है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, यहूदियों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल। यहूदियों के साथ साथ मुसलमान और क्रिश्चियनों के बीच में भी इस जगह की बहुत आस्था है। बहरहाल इजराइल ने पिछले 60 साल में जो कुछ अनुभव किया, उसकी जड़ में इस जगह का इतिहास, इस जगह का वर्तमान और इस जगह का भविष्य भी है। इजराइल के इतिहास और भविष्य का बहुत बड़ा हिस्सा हिंसा से जुड़ा हुआ है। इजराइल उस हिंसा को आतंकवादी हिंसा मानता है। जेरूसलम में यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों का पवित्र स्थल टेपल माउंट है, वेस्टर्न वॉल। यहीं मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र अल अक्सा मस्जिद भी मौजूद है, और यहीं चर्च ऑफ होली सेपल्कर भी है, जहां माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। जब इजराइल बन रहा था तो इसे संयुक्त राष्ट्र प्रशासित इलाका होना था, लेकिन जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है। इसकी घोषणा इजराइल ने 1948 में ही कर दी थी, लेकिन तब जेरूसलम 2 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी जेरूसलम इजराइल के कब्जे में था और पूर्वी जेरूसलम जॉर्डन का हिस्सा था। 1967 में इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन भी जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है। इजराइल के दावे को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन अपनी स्वीकृति नहीं देता है। ज्यादातर देश जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते हैं। इजराइल को इस वजह से भी निशाना बनाया जाता रहा है।
ये हर सरकार का अपना फैसला होता है कि वो ये तय करे कि उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हमने अपनी रक्षा के लिए कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लेकिन अब तक कोई पुख्ता युद्ध या फैसला नहीं हुआ है। करीब 66 साल पहले इजराइल अस्तित्व में आया। तब से लेकर अब तक इजराइल ने आतंकवाद से निपटने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई की। इन कार्रवाई में शांति वार्ता भी शामिल थी। तो कभी इजराइल ने सीमा पर हाईटेक बाड़ लगाया, तो कभी इजराइल उन देशों पर सीधा हमला बोला जहां से उग्रवादी इजराइल में हमला करते हैं। तो कभी उग्रवादियों को, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहां जाकर चुन चुन कर मारने की कोशिश की। इन कोशिशों ने इजराइल को आतंकवाद से लड़ने की एक गहरी समझ, एक गहरी क्षमता दी। इजराइल तभी से हिंसा का शिकार होता रहा है, लिहाजा इजराइल ने अस्तित्व में आने के साथ ही एक बड़ा फैसला किया। ऐलान कर दिया गया कि कोई भी यहूदियों का खून आसानी से नहीं बहा सकेगा। भारत में आतंकवादियों के जिस फिदायीन हमले की बात हम 1990 के दशक से सुनते आ रहे हैं, उसे इजराइल 1950 से झेल रहा है। इस साल फिदायीन हमले में 19 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 1953 तक आते आते हमलों की संख्या बढ़ गई थी। अक्टूबर महीना था, इजराइल में फिदायीन हमला हुआ। एक महिला और उसके 2 बच्चे मारे गए। इजराइल को पता चला कि हमलावर जॉर्डन प्रशासित गांव किबिया से आए थे, तो इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने पूरे गांव को बर्बाद करने का फैसला किया और 14 अक्टूबर 1953 को इजराइल के कमांडो ने किबिया गांव पर हमला कर दिया। इसमें 50 से 70 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आई। इसकी वजह से इजराइल की घोर निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यहूदी समाज ने भी इजराइल के इस हमले की बहुत निंदा की। और जब इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन इस ऑपरेशन के कमांडर एरियल शेरोन से मुखातिब हुए, तो कहा, हमारे लिए एक ही बात अहम है, वो ये कि हम हर हाल में अपने पूर्वजों की धरती पर रह सकें। और जब तक कि हम अरब के लोगों को ये ना बता दें कि यहूदियों की हत्या उनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी, हम यहां नहीं रह सकेंगे। ये इजराइल है, ये इजराइल की सोच है। कोई भी देश, संगठन, व्यक्ति आसानी से यहूदियों का खून नहीं बहा सकता, और अगर बहाया तो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। ये एक बड़ा फर्क लगता है इजराइल और भारत की सोच में। और खास बात यह है कि इजराइल के नेताओं की ये सोच तब से रही है जब से ये देश दुनिया के नक्शे पे अपनी जगह बना रहा था। ऐसा क्यों है? शायद इसका कारण है यहूदियों का इतिहास और इजराइल की अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थितियां। लेकिन रामराज्य के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि पिछले 66 साल में इजराइल ने आतंकवाद का कैसे मुकाबला किया है, और इस पूरी कहानी में ऐसा क्या है जो हमको सीखना चाहिए और ऐसा क्या है जो हमको नहीं सीखना चाहिए। ये तेल अवीव शहर है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। वैसे जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है, लेकिन तेल अवीव यहां का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है और हमेशा से कथित आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, और एक के बाद एक यहां कई हमले भी होते रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली या मुंबई में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। इजराइल की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी यानी कि आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक मुख्य लक्ष्य, एक मुख्य मकसद यह है कि किसी भी हाल में यहां के लोगों को भय मुक्त रखा जाए। क्या इजराइल अपनी इस रणनीति में सफल हुआ है? इस सवाल का जवाब भी हमें इजराइल के इसी तेल अवीव शहर में मिल जाता है। एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बावजूद इस शहर को पुलिस छावनी में नहीं बदला गया है। सड़कों पर ना पुलिस दिखाई देती है, ना कोई बैरिकेड, ना कोई छानबीन, ना कोई पूछताछ।
ना कोई तनाव। ऐसा कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब मिलता है तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग के इस कमरे में। हम इस वक्त तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी सेंटर में हैं। ये यहाँ की सिक्योरिटी के प्रबंधन के लिए बना कंट्रोल रूम है। यहाँ पर 24 घंटे लगातार काम होता है। हम यहाँ तेल अवीव की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। तेल अवीव का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यहाँ से शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जा रही है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट। सवाल है कैसे? ये जानने के लिए रात की इन तस्वीरों को देखिए। ये तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आपको कुछ लोग बस गपशप लगाते हुए दिख रहे होंगे। इस जगह से हमारे कैमरे बहुत दूर हैं, इसलिए इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। दरअसल जहां ये बैठे हैं, कैमरा उससे बहुत दूर इस पोल पर है। देखिए, हम कैमरा जूम करके देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों ड्रग्स की अदला बदली कर रहे हैं और फिर वो शख्स ड्रग्स के बदले पैसे ले जा रहा है। अब हम कुछ देर इंतजार करते हैं। इस बीच हमारा एक आदमी इस पूरी घटना की खबर पुलिस ऑफिसर को दे रहा है। जब वो पुलिस ऑफिसर्स आएंगे तो उन्हें इस शख्स के हुलिये की पूरी जानकारी होगी। इसकी शर्ट का रंग और इसे किस दिशा में जाकर पकड़ना है, ये उनको पहले से पता होगा। देखिए, ऑफिसर आ रहे हैं। ये पुलिस की एक स्पेशल यूनिट के अफसर हैं। अब जब वो अपनी कार से उतरेंगे तो उन्हें पूरी जानकारी होगी कि ठीक किस तरफ जाना है। उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो जाएंगे और बिना वक्त गंवाए उस शख्स को हिरासत में ले लेंगे। दरअसल पूरे तेल अवीव शहर को शक्तिशाली कैमरों से पाट दिया गया है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला कैमरे की हद में है। ये कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि इनकी मदद से कार के नंबर प्लेट को भी पढ़ा जा सकता है। इन कैमरों के जरिए पूरे शहर की लाइव रियल टाइम तस्वीर यहां बैठे लोग देखते रहते हैं। ये इजराइल का सेफ सिटी कॉन्सेप्ट है। एक ही शहर में हजारों कैमरे चप्पे चप्पे पे नजर रखे हैं। चाहे रेड लाइट तोड़ने वालों पे नजर रखनी हो या आतंकवादियों को पकड़ना हो, इस सब में कारगर है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हजारों कैमरों पे एक साथ कैसे निगाहें रहती होंगी? 1, 2, 3, 4 कैमरे तो ठीक है, लेकिन इतने कैमरों की खबर रखना, इन पे नजर रखना नामुमकिन होगा, नहीं? इस सवाल का जवाब है VCA, यानी वीडियो कंटेंट एनालिसिस। VCA या वीडियो कंटेंट एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर है जो सभी तरह के कैमरे की आने वाली रिकॉर्डिंग का अध्ययन करता है। इस सॉफ्टवेयर में पहले से ही कुछ नियम फीड कर रखे हैं जिसके मुताबिक ये वीडियोस का अध्ययन करता है। जैसे अगर किसी वीडियो में तय नियम तोड़े जाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर उन वीडियोस को स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे किसी जगह कोई बाड़ लगी है जिसके आसपास किसी को नहीं आना चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है और कैमरे उस बाड़ की लगातार रिकॉर्डिंग करते हैं। और अगर कोई उस बाड़ के पास आने लगता है तो वीडियो कंटेंट एनालिसिस के जरिए उसी वक्त वो तस्वीरें कंट्रोल सेंटर में दिखने लगती हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सूचित कर दिया जाता है। वीका आशानी की कंपनी ने वीडियो कंटेंट एनालिसिस का सिस्टम तेल अवीव कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा है। वीडियो कंटेंट एनालिसिस से हर उस घटना की तस्वीर खुद ब खुद स्क्रीन पर आ जाती है जिसके लिए पहले से निर्देश दिए गए होते हैं। मसलन अगर कंप्यूटर को निर्देश है कि तेज रफ्तार गाड़ी की तस्वीर को स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए तो खुद ब खुद वैसी तस्वीर स्क्रीन पर आ जाएगी। मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया। काफी देर तक वहां के अफसरों को, राजनेताओं को ये पता ही नहीं चला कि आतंकवादी हैं तो कितने हैं, हमलावर कौन हैं, कहां से आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए तेल अवीव जैसे शहर में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जहां बैठकर पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है और पूरे शहर को क्या करना है, किस महकमे को क्या करना है, कहां जाना है, कितनी शक्ति से जाना है, कितने लोगों को जाना है, सारे फैसले एक जगह बैठकर लिए जा सकते हैं। मुंबई में जिस तरह से 26/11 के हमले हुए थे,
इजराइल ने ठीक वैसी ही परिस्थिति से बचने के लिए तेल अवीव और दूसरे शहरों में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। इजराइल के शहरों पर दरअसल आतंकवादी हमलों के साथ साथ बड़े रॉकेट हमलों की भी आशंका रहती है। इसलिए तेल अवीव में कमांड एंड कंट्रोल की जो व्यवस्था 15वें माले पर है, वैसा ही सिस्टम जमीन से तकरीबन 50 मीटर नीचे इस रूम में मौजूद है, जहां इमरजेंसी होने पर सेना, पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी एक साथ बैठकर फैसले ले सकते हैं। 2014 में जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई तो पहली बार इस रूम का इस्तेमाल किया गया। जब सभी तरह की तकनीक एक साथ काम करने लगती हैं, तो हमें प्रतिक्रिया करने में कम वक्त लगता है। सभी विभागों को स्थिति का सही अंदाजा होता है, उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इससे फैसले करने में आसानी होती है। पिछले साल हमने ये सिस्टम इस्तेमाल किया था और ये वाकई कारगर है। सभी विभागों के लोग जैसे पुलिस, आर्मी, हेल्थ वगैरह सब एक साथ यहाँ इस कंट्रोल रूम में बैठते हैं और एक साथ फैसला ले पाते हैं। आतंकवाद से लड़ने की ये तैयारी शहरों की है। इजराइल में आतंकवादी हमला सिर्फ शहरों में नहीं होता है, गांव, कस्बे, सड़क भी हमलों के निशाने पर रहते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन फतह ने 1978 में एक बस पर हमला किया। इसमें 38 इजरायली नागरिक मारे गए। 1996 में हमास के उग्रवादियों ने जेरूसलम में 2 बसों पर हमला किया। इसमें 45 इजरायली नागरिक मारे गए। 2004 में बीरशेबा नाम की जगह पर हमास के हमले में 16 नागरिक मारे गए। इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ हमलों की ये बस कुछ मिसालें हैं। इजराइल का मानना है कि ये उस इरादे को साफ करती हैं कि उनके देश और उनके नागरिकों का मनोबल किसी तरह तोड़ा जाए। दूसरी तरफ इजराइल की नीतियों का सार यही है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में नागरिकों का मनोबल न टूटने पाए। इजराइल ये काम बहुत सूझबूझ के साथ करता है, अलग अलग तरीकों से करता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इजराइल की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम एक ही दिन में आया जाया जा सकता है। इस दौरान गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके के फिलिस्तीनी प्रशासित इलाकों के बॉर्डर भी आते रहते हैं। बाढ़ के दूसरी तरफ फिलिस्तीनी प्रशासित इलाके हैं। इन इलाकों से फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल में काम करने आ सकते हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए तय जगहों से ही। इजराइल पर होने वाले ज्यादातर हमलों में फिलिस्तीनी प्रशासित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों का हाथ रहा था। ये वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी प्रशासित इलाका है। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के इलाकों से लगातार घुसपैठिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इजराइल के अंदर, इजराइल के शहरों में जैसे तेल अवीव, यरूशलेम में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रवेश करते रहे। इनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए इजराइल ने एक अलग तरह की प्रणाली विकसित की। उसी को देखने हम एक बॉर्डर चेक पॉइंट पर जा रहे हैं। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, एलियाहू चेक पॉइंट, नोडिया। यहाँ इजराइल के अंदर आने वाली हर गाड़ी की जांच होती है। जांच इस बात की कि कहीं गाड़ी या ट्रक में बैठे लोग आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं वो अपने साथ हथियार तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। अब देखिए ये जांच कौन करता है और कैसे करता है। विस्फोटक सामग्री या विस्फोटकों से लैस सवारियों को ले जा रही गाड़ी को पकड़ने के लिए इजराइल दरअसल जिस औजार का इस्तेमाल करता है, उसका अंदाजा एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को 12 खरब रुपए खर्च करने के बाद हो पाया है। वो औजार कुछ और नहीं, बेल्जियन शेपर्ड कुत्ते की नाक है। एलियाहू चेक पॉइंट नोडिया पर जांच की कार्यवाही को दोबारा देखिए। आपने देखा कि फिलिस्तीनी प्रशासित इलाके से गाड़ी आती है,
कार के ड्राइवर उसे पार्किंग स्लॉट में खड़ी करते हैं। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर एक पाइप डाला जाता है। पाइप के दूसरे कोने में फिल्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू की जाती है। मशीन के चालू होने पर कार के अंदर हवा पाइप से कुछ देर के लिए खींची जाती है। उसके बाद उस फिल्टर को डब्बे में बंद कर पास एक कमरे में दे दिया जाता है। फिल्टर को कमरे में बने होल्डर में रख दिया जाता है। इसके बाद दूसरे कमरे में बेल्जियन शेपर्ड कुत्ते को भेजा जाता है। वो सेकंड भर में वहां रखे सभी फिल्टरों को सूंघकर ऑल क्लियर का संकेत अपने हैंडलर को दे देता है। इस प्रक्रिया को रेस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रिमोट एक्सप्लोसिव सेंट ट्रेसिंग। इसका उद्देश्य है कि आप किसी भी प्रकार की सेंट या महक को एक फिल्टर में इकट्ठा कर लेते हैं और वो फिल्टर कुत्ते के पास ले जाते हैं। फिर कुत्ता उसे सूंघकर ये बता देता है कि क्या ये महक किसी भी तरह के गैर कानूनी सामान की तरह है जिसकी इन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई होती है। लेकिन विस्फोटक होने पर क्या होता है? हैंडलर ने जांच के लिए एक विस्फोटक युक्त फिल्टर कमरे में रखा और जैसे ही विस्फोटक की गंध इन कुत्तों को मिलेगी वो उसके सामने बैठ जाएंगे। असलियत में भी ऐसा ही होता है। इन बेल्जियन शेपर्ड्स को विस्फोटकों को पकड़ने का अब तक का सबसे सफल तरीका माना जा रहा है। कभी कभी बॉर्डर के उस पार से आने वाली गाड़ियों में विस्फोटक वगैरह बहुत थोड़ी देर के लिए रखे गए होते हैं। इस वजह से उसकी गंध पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे कुत्ते 85% तक ऐसी महक को पकड़ लेते हैं। फ्लाइट से आने वाले सामान के मामले में तो 95% तक सही नतीजे आते हैं। ये कुत्ते किसी भी तकनीक से बेहतर नतीजे देते हैं। हम इस दिशा में नई खोज करते रहते हैं। हमने कई नए तरीके और नई तकनीक इस्तेमाल करके देखी है, लेकिन इन कुत्तों से बेहतर इन गैर कानूनी चीजों को कोई नहीं पकड़ पाता। बेल्जियन शेपर्ड्स कुत्तों की ट्रेनिंग और ये तरीका ऐसा है कि गाड़ी के पैसेंजर केबिन के बाहर इंजन या बोनट में भी किसी तरह का विस्फोटक हो या गाड़ी में बैठे लोगों ने विस्फोटकों को अपने पास रखा हो तो भी ये कुत्ते उसे पकड़ लेंगे। हमने इस बारे में जांच की और पाया कि किसी भी तरह के विस्फोटक या ड्रग्स कार की डिक्की में भी रखे जाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत महक आगे बैठने वाली जगह पर भी आ जाती है। हम वहीं की गंध को वैक्यूम के जरिए इकट्ठा करके ये जान सकते हैं कि क्या इस गाड़ी में कभी कुछ आपत्तिजनक सामान रखा गया था। लेकिन इजराइल के अंदर हमला करने की नीयत से आने वाले लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से आए ये जरूरी नहीं है। फिलिस्तीन प्रशासित इलाके या दूसरे देशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते आतंकवादी इजराइल में दाखिल होते रहे हैं। अभी हम इजराइल की सीमा पर हैं। इसे सीमा कहा जाता है। कुछ लोग इसे सीमा मानते हैं, कुछ लोग सीमा नहीं मानते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक फलस्तीनी गांव है जिसका नाम है डियर बलूत। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के गांवों से लगातार घुसपैठिए देश के अंदर तेल अवीव जैसे शहर के अंदर आते थे और आत्मघाती हमले किया करते थे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। लेकिन जब से ये बार्ड वायर की फेंसिंग यहाँ खड़ी की गई है, इस तरह का घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया है। ये एक खास तरह की फेंसिंग है, खास तरह की व्यवस्था है जो कि किसी भी घुसपैठिए के बारे में तुरंत रियल टाइम इंफॉर्मेशन संदेश यहाँ के जो मिलिट्री बेस है उसको दे देती है। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे बाड़ लगाए हैं जिनको पार करना बेहद मुश्किल है और इससे आतंकवादी हमलों की संख्या काफी घटी है। मगाल नाम की प्राइवेट कंपनी ने ये खास फेंसिंग लगाई है। मगैल कंपनी ने यहाँ बाड़ लगाने का काम किया है और उसके बाद से जब भी किसी ने बॉर्डर के दूसरी तरफ से इस बाड़ को पार करके आने की कोशिश की है तो हमने उसे तुरंत पहचान कर मिलिट्री को बताकर उसे पकड़वाने में मदद की है। सीमा पर लगे ये बाड़ या फेंसिंग काम कैसे करते हैं? दरअसल ये तकनीक का कमाल है। ये फेंसिंग छोटे छोटे सेक्शंस में बटे हैं और हर सेक्शन का एक नंबर है। दरअसल इन कटीली तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। क्या ये बाड़ लगाने से दूसरी तरफ से लोगों का घुसना बंद हो गया है? सुरक्षा 100% तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की तकनीक से हम अपनी सीमा को लगभग 100% तक सुरक्षित कर पाए हैं।
इसके अलावा हर सेक्शन में 25 से 30 मीटर की दूरी पर एक खास पैनल भी लगा है। इस पैनल के अंदर भी काफी संवेदनशील इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई इसे काटने या लांघने की कोशिश करेगा, तार हिलेगा। तार के हिलने भर से इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और दूर बैठी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। इस तरह की फेंसिंग के 3 फायदे हैं। बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और घुसपैठियों को पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है और घुसपैठियों को अंदर आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इजराइल आतंकवाद से लड़ाई कैसे करता है, इसकी बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से मशहूर हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सारी तकनीकें, सारे तरीके इजराइल ने तभी इजाद किए जब उसके ऊपर कोई हमले हुए और उसके बाद एक नई सोच विकसित हुई। ऐसा सोचिए कि दीवार के आर पार देखने की कोई तकनीक हो। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये हैं एविएट ब्रिलों, इजरायली आर्मी के कमांडो। इनका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। इनके हाथ में है ज़ेवर 400। इजराइल के नागरिकों को कई बार आतंकवादियों ने अगवा किया है। इजराइल अगवा करने वाले आतंकियों से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने की नीति पर काम करता है। ऐसे में इजराइल के पास आतंकवादियों के चंगुल से अगवा लोगों को छुड़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। ऐसे हालात में ज़ेवर सीरीज के उपकरण कैसे काम करते हैं, उसे देखिए। सामने है वो जगह जहां आतंकवादियों ने अगवा व्यक्ति को छुपा रखा है और ये है ज़ेवर 800। एंटी टेरर यूनिट के कमांडो इसे मिनटों में खड़ी करेंगे और ये UWB सिग्नल यानी अल्ट्रा वाइड बैंड रेडार सिग्नल भेजेगा और बाहर मौजूद कमांडो को दिन हो या रात अंदर की तस्वीर पता चल जाएगी। बंधक कहां हैं, उग्रवादी कहां हैं, किस दिशा में घूम रहे हैं। इसी तरह इसका छोटा वर्जन भी ज़ेवर काम करता है शहरी इलाकों में अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे इस नाट्य रूपांतरण में पुलिस की यूनिट ड्रग कारोबारियों पर हमला करने जा रही है। एक तरफ कमांडो हमले की तैयारी कर रहे हैं और दूर बैठे कमांडर को भी रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए पल पल की जानकारी मिल रही है, कहां ड्रग माफिया के लोग छिपे हैं और कहां नहीं। पलक झपकते ही वेयरहाउस के अंदर की पूरी तस्वीर कमांडो टीम को मिल जाती है। ये कटिंग एज तकनीक का इस्तेमाल है अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए। मुंबई पे हुए हमले याद हैं आपको? एक होटल के अंदर आतंकवादी घुस गए थे 26/11 के अटैक्स में। वो किस कमरे में थे ये अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा था। कितनी संख्या में थे नहीं पता था। हर एक कमरे में जाके उनको ढूंढ निकालना नामुमकिन सा काम था। इजराइल में भी होटल में लोगों के बंधक बनाए जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे हालात में वहां का एंटी टेरर स्क्वाड कैसे काम करता है? ज़ेवर 100 इसी हालात में कारगर है। इसमें कमरे के अंदर कोई है या नहीं, इसका अंदाजा लग जाता है। कमरे के अंदर कितने लोग हैं, वो दीवार से कितनी दूर हैं, इसका साफ अंदाजा लग जाता है। इजराइल एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। उनके लिए जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाते हैं और उनके लिए भी जो लगातार इजराइल के अंदर आतंकी हमलों की प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं। अब गौर कीजिए, 1967 के बाद पहली बार इजरायली विमान या इजराइल से जुड़े विमानों के अपहरण, हाईजैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यह समस्या 2001 में जाकर अमेरिका ने झेला और 1980 के दशक में
भारत ने। अब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने, उग्रवादी संगठन ने सबसे पहले इजराइल के अंदर सुइसाइड बॉम्बिंग, जिसे हम फिदाइन हमले कहते हैं, की शुरुआत की थी। यानी लगातार आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन इजराइल के अंदर नए नए प्रयोग, नई नई रणनीति के साथ घुसते हैं, जबकि इजरायली सेना और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन हमलों की काट ढूंढती रहती है। ऐसा ही 1968 में हुआ। दिन था 22 जुलाई 1968। इजराइल की सरकारी एयरलाइन LA-1 फ्लाइट 426 का अपहरण कर लिया गया। इस घटना को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की शुरुआत कहा गया। इजराइल को 10 क्रू मेंबर समेत 22 नागरिकों को छुड़ाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इजराइल को 16 उग्रवादियों को रिहा करना पड़ा था। ब्रिगेडियर जनरल डेविड जूर इजराइल में आंतरिक इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार संस्था शिन बेट में काम करते थे। डेविड जूर का कहना है कि इजराइल के लिए आतंकियों की रिहाई का फैसला बहुत बड़ा था। उस वक्त हम इस तरह के आतंकवादी हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें समझौता करना पड़ा और उनके कुछ लोगों को रिहा करना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने अपनी नीति को बदला और ये फैसला किया कि हम आतंकवादियों से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इस घटना के बाद इजराइल ने विमान सुरक्षा के तरीके बदल दिए। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ पहली बार यात्रियों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू की। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के तहत विमान में यात्रा करने वाले हर यात्री से बातचीत की जाती है और उसके इरादों का अंदाजा लिया जाता है। कैप्टन रॉमी स्किफर एक प्राइवेट कंपनी एक्स टेस्ट की तरफ से एयरपोर्ट सुरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। इनका कहना है सबसे बड़ा फर्क ट्रेनिंग का ही है। ये समझने की बात है कि अगर किसी के पास अच्छी महंगी कार है लेकिन उसे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, तो वो किसी छोटी सस्ती कार वाले से भी हार जाएगा। इसका मतलब ये है कि तकनीक से ज्यादा जरूरी है उस तकनीक का इस्तेमाल करना आना। हमारे अंदर उस तकनीक को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए हम तकनीक की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से 1968 में फ्लाइट 426 के अपहरण के बाद आज तक LAI एयरलाइंस की कोई और फ्लाइट हाईजैक नहीं हुई है। जबकि 1968 से लगभग 30 साल बाद ऐसी ही स्थिति भारत में पैदा हुई थी। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज 176 यात्रियों के साथ हाईजैक कर लिया गया था। तब भारत सरकार को आतंकियों से न सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना भी पड़ा था। वहीं इजराइल में जब आतंकवादियों के लिए LA-1 विमान का अपहरण मुश्किल हो गया, तब उग्रवादी संगठनों ने इजरायली यात्रियों को ले जाने वाले दूसरे विमानों का अपहरण करना शुरू कर दिया। 1969 में उग्रवादियों ने लॉस एंजलिस से तेल अवीव आने वाली ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन का अपहरण कर लिया, जिसमें 2 इजरायली नागरिक सवार थे। 1970 में इजराइल आने वाली स्विस एयर की फ्लाइट 330 को बम से उड़ाया गया। इससे विमान में आग लग गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद 47 लोग मारे गए, जिसमें 15 इजरायली थे। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इसी साल सितंबर में एक ही दिन में अलग अलग एयरलाइंस के 4 विमानों का अपहरण किया। इन विमानों को जॉर्डन के डाउसन फील्ड एयरपोर्ट पर ले जाया गया। यात्रियों को विमान से निकालकर विमानों को जला दिया गया। विमान दूसरे देश के थे, लेकिन निशाना इजराइल था। इन सब हमलों का जवाब इजराइल ने 1976 में दिया। इजराइल से उड़ने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट को एथेंस में हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स फ्लाइट को उड़ा के युगांडा के एंटेबे शहर ले गए। युगांडा में उस वक्त तानाशाह ईदी अमीन का राज था और वो हाईजैकर्स का समर्थन करते थे। इजराइल ने एक एयर फोर्स विमान में कमांडोज को भरा और उन्हें युगांडा पहुंचा दिया। लेकिन जाने से पहले एंटेबे के चप्पे चप्पे की खबर खुफिया तौर पे इजराइल ने कर ली थी। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की सफलता के पीछे इजराइल की 2 खुफिया एजेंसियों मोसाद और शिन बेट का हाथ था। ऑपरेशन शुरू करने से पहले
इजरायली एजेंसियों ने इस बात की पूरी जानकारी जुटा ली कि एंटबे एयरपोर्ट पर उसके नागरिकों को किस जगह पर बंधक बनाया गया है। इसके अलावा आतंकियों ने जिन बंधकों को पहले रिहा कर दिया था, उनसे आतंकवादियों की सही जगह की जानकारी ले ली गई। इसके बाद 4 जुलाई 1976 की रात 11 बजे इजरायली कमांडो एंटबे एयरपोर्ट पर उतरे और सीधा उसी हॉल में जा घुसे जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक बंधकों को रखा गया था। अपहरणकर्ताओं से सीधी मुठभेड़ के बाद 102 बंधकों को छुड़ा लिया गया। हमें पता था कि बंधक कहाँ है, क्योंकि हमने छोड़े गए यात्रियों के बयानों से एंटेबे एयरपोर्ट के उस हॉल का नक्शा तैयार कर लिया था जहां बाकी बचे बंधक रखे गए थे। लेकिन हमें एयरपोर्ट की सुरक्षा के इंतजामों का अंदाजा नहीं था, इसलिए हमने एक रात पहले एक छोटा सा प्लेन भेजा। उस प्लेन ने एंटेबे एयरपोर्ट से तकनीकी खराबी बताकर प्लेन को एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत मांगी। उसने उतरने से पहले ही ऊपर से एयरपोर्ट की तस्वीरें ले ली। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्लेन के अंदर से ही उन्होंने टर्मिनल में घुसने का रास्ता भी देख लिया। खुफिया जानकारी पहले से होने के कारण ही हमारा ये ऑपरेशन सफल हो पाया। इजराइल ने युगांडा की मर्जी के बगैर उसकी सीमा में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बात के लिए कई इस्लामिक देशों और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की निंदा की। युगांडा और जॉर्डन की तरह दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मन को मारने के इजराइल के तरीके को गलत ठहराया जाता रहा है। इजराइल के इस तरीके की वजह से ही अरब मूल के 22 में से 18 देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन इजराइल का तर्क है कि वो कई सालों से आतंकवाद को झेल रहा है और वो ये सब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, सतर्क रहना इजराइल की जरूरत है। ये यहां के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन यानी अस्तित्व का सवाल है, वजूद का सवाल है। इजराइल ने अपनी इस जरूरत को संभावनाओं में बदल दिया है, व्यापार में बदल दिया है। अब इजराइल पूरी दुनिया में अपनी जानकारी, अपने अनुभवों, अपने उपकरण और अपनी टेक्नोलॉजी को बेच रहा है, जैसे कि ये कॉर्नर शॉट। जैसे ये कॉर्नर शॉट, जिसको बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद एंटी टेरर स्क्वाड के पूर्व कमांडर एम्स गोलान है। So this is the corner shot. ये कॉर्नर शॉट है। ये बंदूक खास तौर पर मैंने कुछ खास परिस्थितियों के लिए बनाई है। इसे हम पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो नली को दाएं घुमा सकते हैं या ऐसे बाएं घुमा सकते हैं। इसमें कैमरा भी लगा है, जिससे हम दीवार के कोने से कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है और हमें दुश्मन के सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। बिना सामने आए हमें साइड से सब कुछ दिखेगा। इसमें हम लाइट और लेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एम्स गोलान की फैक्ट्री में अब तरह तरह के हथियार भी बन रहे हैं। इजराइल अब सुरक्षा से निकलकर सुरक्षा के व्यापार के क्षेत्र में कदम रख चुका है। भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। इजराइल के विरोधी कहते हैं कि अगर इजराइल के तौर तरीके इतने ही सही थे तो 6 दशक बाद आज भी उनके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। इजराइल के समर्थक कहते हैं कि उनकी लगाई बाढ़ हो या लोगों को चुन चुन के मारने का जो फैसला था वो हो, इन्हीं की वजह से वो देश बच पाया है, वरना नहीं बचता। वरना उसके लोग निर्भीक होके जीवन नहीं जी पाते, सुरक्षित नहीं महसूस करते। सच्चाई इन दोनों विचारों के बीच में कहीं है। भारत में अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल मॉडल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हर देश की परिस्थितियां, उसकी सोच अलग अलग होती हैं। और इजराइल का जो अनुभव रहा है आतंकवाद के खिलाफ, उन्हीं में ऐसी बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि आतंकवाद से ऐसे नहीं निपटना चाहिए। लेकिन चाहे लेसन कह लें, चाहे सीख कह लें, इजराइल के अनुभव को गंभीरता से
देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है और जांचने की जरूरत है, क्योंकि अपने नागरिकों को हमें सुरक्षित रखना होगा और शांति का राम राज्य ऐसे ही आ सकता है।